एपिसोड 15। रात का सन्नाटा अभी टूटा ही नहीं था, मगर हवेली के भीतर हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। गार्ड्स हर तरफ गश्त लगा रहे थे। खिड़कियां और दरवाजे मजबूत ताले से बंद किए जा चुके थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि हवेली के भीतर जो डर और बेचैनी भैर चुकी थी, उसका कोई ताला नहीं था। देव अपने कमरे में इधर-उधर टहल रहा था। उसकी चाल तेज थी, जैसे उसके भीतर का गुस्सा और बेचैनी कदमों से बाहर निकलना चाहती हो। माया सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें देव को देख रही थी, कभी गुस्से में, कभी सवालों से भरी, तो कभी चिंता से कांपती हुई। कुछ देर की चुप्पी के बाद माया ने धीरे से कहा, देव, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। दुश्मन खुलकर सामने आ चुके हैं, अब छिपने से कुछ नहीं होगा। देव रुका और उसकी तरफ पलट कर देखा। तुम सोचती हो मुझे पता नहीं है? मैं जानता हूं कि वो 24 घंटे की धमकी मजाक नहीं है, लेकिन अगर मैंने वो फाइलें सौंप दी तो सब खत्म हो जाएगा। वो लोग बच निकलेंगे और मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। माया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर रास्ता क्या है? आप हर बार कहते हैं कि ये लड़ाई आपकी है, लेकिन अब ये मेरी भी लड़ाई है। अगर दुश्मन ने मेरा नाम लेकर आपको धमकी दी है, तो इसका मतलब है कि अब हम दोनों इस जाल में फंस चुके हैं, और अगर हमें इससे निकलना है तो साथ मिलकर ही निकल सकते हैं। देव ने कुछ पल तक उसकी ओर देखा, फिर धीरे से पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी हिम्मत मुझे ताकत देती है माया, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। जिस दिन मैंने अपने परिवार की गद्दारी का सच देखा था, उसी दिन से मैंने समझ लिया था कि यहाँ कोई मासूमियत जिंदा नहीं रहती। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मैं भी अपनी मासूमियत छोड़ दूंगी, लेकिन आपके साथ रहूंगी। उस पल दोनों की आंखों में एक ही बात थी, साथ। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये साथ अब उन्हें किस गहराई में खींचने वाला था। देव ने अपनी जेब से एक छोटी चाबी निकाली। माया, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे हवेली के तहखाने की तरफ ले गया। रास्ता सुनसान और अंधेरा था, और हर कदम पर रहस्य का बोझ बढ़ता जा रहा था। देव ने एक पुराना दरवाज़ा खोला और भीतर रोशनी जलाई। कमरे में कई अलमारियां थीं, जिनमें फाइलें, फोटो, रिकॉर्डिंग्स और पुराने अखबारों की कतरनें रखी हुई थीं। ये किसी साधारण लाइब्रेरी की तरह नहीं, बल्कि एक जांच एजेंसी की तरह लग रहा था। माया हैरान रह गई। ये सब? देव ने गहरी सांस लेकर कहा, ये मेरी जिंदगी के पिछले 10 सालों की मेहनत है। मैंने अपने दुश्मनों के हर पाप, हर धोखाधड़ी, हर अपराध को यहाँ इकट्ठा किया है। उसने एक फाइल उठाई और माया के सामने रख दी। ये देखो। माया ने फाइल खोली। उसमें तस्वीरें थीं, कुछ पुराने बिजनेस मीटिंग्स की, कुछ ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्स की, और कुछ क्राइम सीन की। हर तस्वीर में एक कहानी छिपी थी। देव ने कहा, ये लोग सिर्फ मेरे परिवार को ही नहीं, बल्कि इस शहर के सैकड़ों लोगों को बर्बाद कर चुके हैं। इनके गुनाह इतने बड़े हैं कि अगर मैं इन्हें कोर्ट तक पहुंचा दूं तो ये सब जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। माया की आंखें चौड़ी हो गई। तो आप पुलिस को क्यों नहीं देते ये सबूत? देव के होठों पर कड़वी हंसी आई। पुलिस? माया, ये लोग इतने ताकतवर हैं कि पुलिस, नेता, यहाँ तक कि अदालत भी इनके इशारों पर नाचती है। अगर मैं सबूत सौंप भी दूं तो सब गायब हो जाएगा, और फिर सबूत गायब करने वाले वही लोग मुझे ही गुनहगार बना देंगे। माया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तू फिर अब क्या करने वाले हैं? देव की आंखों में खून उतर आया। मैं इनका खेल उन्हीं के तरीके से खेलूंगा। ये लड़ाई सिर्फ अदालत की नहीं है, ये लड़ाई सड़क पर भी होगी, और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। माया की सांसें तेज हो गई। वो जानती थी कि जिस रास्ते पर देव उसे ले जा रहा है, उसमें खून और खतरे दोनों होंगे, लेकिन उसने बिना झिझक कहा, मैं साथ हूं। देव ने पहली बार उसकी ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। तुम सचमुच अलग हो माया, और शायद इसीलिए किस्मत ने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा है। माया ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, और शायद किस्मत ने मुझे आपके दर्द का हिस्सा बनने के लिए चुना है। उस पल दोनों ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहा था। अब ये एक साझेदारी थी, एक ऐसी साझेदारी जिसमें जिंदगी, मौत, सच्चाई और बदला सब शामिल था। देव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तो फिर साथ? माया ने उसका हाथ थाम लिया। साथ, हमेशा। जैसे ही दोनों ने हाथ थामा, कमरे के बाहर से अचानक किसी गार्ड की आवाज आई।
सर, हमें एक अजीब पैकेट मिला है, दरवाजे के बाहर रखा हुआ था। देव और माया दोनों चौंक गए। वो दोनों भागकर बाहर आए। गार्ड के हाथ में एक काला लिफाफा था। देव ने लिफाफा छीना और खोला। अंदर एक फोटो थी, माया की। तस्वीर उसी दिन की थी जब वो बाजार गई थी, और तस्वीर के नीचे लिखा था, 24 घंटे, अगर फाइलें नहीं मिली तो अगली तस्वीर आखिरी होगी। माया के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने देव का हाथ कसकर पकड़ लिया। देव की आंखों में अब सिर्फ आग थी। अब ये खेल उनका नहीं रहा माया, अब ये लड़ाई हमारी है, और मैं कसम खाता हूँ, ये 24 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे आखिरी 24 घंटे होंगे। झील के किनारे की सुबह थी। हवा में हल्की नमी और ठंडक घुली हुई थी। पानी की सतह पर सूरज की पहली किरणें सुनहरे धागों की तरह चमक रही थीं। पंछियों की चहचहाहट उस वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। लेकिन इस सारी खूबसूरती के बीच आयुष का मन बेचैन था। पिछली रात की बातें, झील के किनारे हुए संवाद और अनाया की आंखों में तैरती वो गहरी उदासी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आयुष चुपचाप एक बड़े पत्थर पर बैठा पानी की लहरों को निहार रहा था। उसकी उंगलियां बार बार झील में छोटे छोटे कंकड़ फेंक रही थीं। हर लहर उसे उसकी उलझनों की याद दिला रही थी। लहरें बनती हैं, मिटती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए पूरे पानी की सतह को बदल देती हैं। तभी पीछे से अनाया की हल्की आवाज़ आई, तुम सुबह से यहाँ बैठे हो? आयुष पलटा तो देखा, अनाया ने हल्के नीले रंग का कुर्ता पहना था और उसके बाल खुले हुए थे। हवा में लहराते उसके बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में फिर भी कुछ छुपा हुआ था। आयुष, हाँ, बस नींद नहीं आई तो सोचा थोड़ी देर बाहर आ जाऊं। अनाया, कभी कभी लगता है ना कि नींद हमसे नाराज हो जाती है। आयुष हल्की मुस्कान के साथ, शायद, लेकिन कभी कभी लगता है असली नाराजगी हमारे भीतर की होती है, नींद तो बस बहाना ढूंढ लेती है। अनाया उसके पास आकर बैठ गई। दोनों कुछ देर खामोशी से पानी की तरफ देखते रहे, जैसे दोनों ही उस खामोशी में जवाब ढूंढ रहे हों। कुछ देर बाद अनाया ने धीमे स्वर में कहा, आयुष, क्या तुम्हें कभी लगा कि अतीत इंसान को कैद कर लेता है? आयुष ने उसकी तरफ देखा। क्यों पूछ रही हो? अनाया, क्योंकि मुझे अक्सर लगता है मैं अपने ही अतीत में अटकी हुई हूँ। आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधी रह जाती हूँ। आयुष ने उसकी आंखों में देखा। वहां गहरी थकान थी। उसने महसूस किया कि शायद अनाया के अंदर कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा है, जिसे वो अब तक बाहर नहीं निकाल पाई है। आयुष, अगर अतीत हमें बांध ले तो शायद हमें किसी की ज़रूरत होती है जो इस डोर को काट दे। अनाया, और अगर वो डोर इतनी मजबूत हो कि कोई भी उसे काट ना पाए? आयुष गंभीर स्वर में, तो फिर हमें ही खुद ही हिम्मत जुटानी होगी। कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई खुद से ही होती है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई। अनाया, तुम्हें सुनकर लगता है जैसे शायद ये लड़ाई में जीत सकती हूँ। झील के ऊपर हल्की धुंध छा गई थी। हवा में ठंडक और बढ़ गई थी। आयुष ने देखा कि अनाया के हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। अनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? आयुष मुस्कुराते हुए, मेरे पास तुम्हारी मुस्कान है, वो काफ़ी है गर्मी देने के लिए। अनाया का चेहरा लाल हो गया। उसने नज़रें झुका लीं, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उस मुस्कान में एक मासूमियत थी, एक ऐसी चमक जो आयुष को भीतर तक छू गई। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी अब बोझिल नहीं थी। वो खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। इसी शांति को अचानक तोड़ दिया एक अनजान आवाज ने। झील के दूसरी तरफ से किसी ने जोर से पुकारा, अनाया! दोनों ने चौंक कर उधर देखा। झील के किनारे एक शख्स खड़ा था, ऊंचा, मजबूत कद का, गहरे भूरे रंग का कोट पहने हुए। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। अनाया का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और वहां डर की परछाई उतर आई। आयुष, ये कौन है? अनाया ने जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो जैसे पसीने पसीने हो गई थी, जबकि मौसम ठंडा था। आयुष उसका हाथ पकड़कर, अनाया ये कौन है? लेकिन अनाया ने उसका हाथ झटक दिया और उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें उस शख्स पर टिकी हुई थीं। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आयुष पीछे रह गया, लेकिन उसकी नज़रें अनाया और उस अनजान आदमी पर थीं। जैसे ही अनाया पास पहुंची, उस आदमी ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था।
आयुष ने साफ सुना और उसके भीतर कई सवाल उठ गए। कौन है ये, और अनाया इससे इतना डर क्यों रही है? आदमी ने गहरी नज़र से आयुष की तरफ देखा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो अनाया से बोला, चलो, हमें बहुत बातें करनी हैं। अनाया ने नज़रें झुका लीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ सिले हुए थे। आयुष अब और चुप नहीं रह सका। आयुष, माफ़ कीजिए, लेकिन अनाया यहाँ मेरी दोस्त है। आप हैं कौन? आदमी ने ठंडी हंसी हंसी। दोस्त? तुम्हें क्या लगता है ये सचमुच तुम्हारी दोस्त है? ये सुनते ही आयुष का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। अनाया की आंखें भीग चुकी थीं। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। झील का शांत वातावरण अब भारी लगने लगा। हवा में बेचैनी थी। आयुष ने देखा कि अनाया के हाथ कांप रहे थे। उसने कदम बढ़ाया। अनाया, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना यहाँ। लेकिन अनाया ने धीरे से सिर हिला दिया। आयुष, ये वो बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। आयुष के चेहरे पर उलझन साफ थी। आयुष, कैसी बात? यह आदमी कौन है? अनाया ने आंसू पोंछे और बोली, ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिससे मैं भाग रही थी। आयुष स्तब्ध रह गया। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। आदमी ने बीच में हस्तक्षेप किया। बहुत हो गया ये नाटक। अनाया, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आयुष ने सख्त आवाज में कहा। वो कहीं नहीं जाएगी जब तक ये खुद न चाहे। दोनों की आंखें आपस में टकराई। हवा में तनाव इतना गहरा था कि पत्तियां भी स्थिर हो गईं। अनाया बीच में खड़ी थी। एक तरफ उसका अतीत, दूसरी तरफ उसका वर्तमान। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सुन सकती है। अचानक अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, रुको, दोनों रुक जाओ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। मुझे अब और भागना नहीं है, मुझे सच बताना होगा। आयुष और वो आदमी दोनों ने उसकी तरफ देखा। अनाया ने धीरे धीरे आयुष की तरफ देखा और कहा, आयुष, मैं वो नहीं हूं जो तुमने समझा। मेरी असली कहानी तुम्हें अब जाननी होगी। झील के किनारे सन्नाटा पसरा था। हवा थम गई थी, जैसे पूरी प्रकृति भी उस पल का गवाह बनना चाहती हो। आयुष और उस अनजान आदमी के बीच तनाव की लकीरें गहरी होती जा रही थीं, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ अनाया के चेहरे पर था। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें नम थीं और होंठ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे आयुष की तरफ बढ़ी, फिर रुककर उस आदमी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमका, फिर थकान उतर आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं सब कुछ बता दूंगी। अब और छुपाना मुमकिन नहीं है। आयुष ने उसकी तरफ देखा। उसके भीतर बेचैनी और उम्मीद दोनों थी। वो सुनना चाहता था कि आखिर अनाया के दिल में कौन सा तूफान छुपा है। अनाया ने अपनी नज़रें झील की तरफ मोड़ी, जैसे पानी की लहरों में अपने शब्द तलाश रही हो। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर अक्षर भारी था। आयुष, तुमने पूछा था ना कि मैं किससे भाग रही हूं? ये वही है, ये व्यक्ति। इसका नाम है समर। आयुष ने चौंक कर उस आदमी की तरफ देखा। समर अब भी ठंडी नज़रों से सब कुछ देख रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि सच से भी ज्यादा उसकी ताकत है। समर, और तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? अनाया ने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी दर्दनाक याद को दोबारा जी रही हो। कभी ये मेरी दुनिया हुआ करता था। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। आयुष, कुछ साल पहले जब मैं अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी, समर मेरी जिंदगी में आया। करिश्माई, आत्मविश्वासी और ऐसा इंसान जो हर किसी को अपनी बातों से बांध ले। मैंने भी उस पर भरोसा किया, बल्कि उससे प्यार करने लगी। आयुष का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसके कानों में वही शब्द गूंजे, प्यार करने लगी। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा ये उसकी कहानी है, इसका सच है, मुझे सुनना होगा। लेकिन आयुष, प्यार कभी कभी सबसे बड़ी सज़ा भी बन जाता है। समर सिर्फ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। उसके अंदर एक और दुनिया थी, धोखों और लालच से भरी दुनिया। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि मैं एक ऐसे इंसान के जाल में फंस चुकी हूं जिसके लिए रिश्ते सिर्फ खेल होते हैं। तुम हमेशा अपनी कहानियों को बढ़ा चढ़ा कर बताती हो अनाया। असलियत यह है कि तुम्हें कभी समझ ही नहीं आया कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा था। अनाया ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे थे समर, तुम सिर्फ खुद के लिए जीते थे। तुम्हारे लिए मैं भी बस एक मोहरा थी। आयुष चुपचाप सब सुन रहा था। उसके मन में तूफान मचा था। अनाया का अतीत, उसका दर्द
उसका रिश्ता, सब उसे तोड़ भी रहे थे और करीब भी ला रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अनाया, अगर ये सच है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अनाया की आंखें उससे मिली, उनमें गहरी बेबसी थी। क्योंकि मैं डरती थी कि तुम भी मुझे छोड़ दोगे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा अतीत तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बन जाए। आयुष की आंखें नम हो गईं। दीवारें अतीत खड़ी करता है, लेकिन उन्हें गिराना भविष्य के हाथ में होता है। समर ने बीच में दखल दिया और कहा, बस, बहुत हो गया ये भावुक नाटक। अनाया, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें याद है ना, अभी भी बहुत कुछ अधूरा है हमारे बीच। अनाया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। समर ने ठंडी नज़रों से आयुष की तरफ देखा। और इस बीच तुम जैसे लोग आ जाते हैं जो उसे बहकाते हैं। लेकिन याद रखना लड़के, ये मेरी थी और मेरी ही रहेगी। आयुष के भीतर गुस्सा भड़क उठा। उसने कदम आगे बढ़ाए और समर की आंखों में देखते हुए कहा, वो किसी की चीज़ नहीं है, वो एक इंसान है और उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का पूरा हक है। आयुष और समर के बीच खड़े होकर अनाया ने कांपती आवाज में कहा, बस, मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। समर, तुम मेरी जिंदगी पर अब और हक नहीं जमा सकते। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा, मेरी मासूमियत छीन ली और मुझे इस्तेमाल किया। लेकिन आज मैं खुद को आज़ाद कर रही हूं। उसकी आवाज़ गूंज उठी, हवा में एक अजीब सी दृढ़ता भर गई। आयुष ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक नई ताकत थी। समर का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम सोचती हो ये इतना आसान है? तुम सोचती हो मुझसे दूर जाकर सब ठीक हो जाएगा? अनाया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, क्योंकि अब मेरे पास सहारा है। उसने धीरे से आयुष का हाथ थाम लिया। आयुष चौंक गया, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसकी हथेली में अनाया की हथेली ने नया विश्वास भर दिया। झील का किनारा अब रणभूमि बन चुका था। एक तरफ समर का अतीत था, हुक्म और कैद। दूसरी तरफ आयुष का वर्तमान था, भरोसा और आज़ादी। और बीच में खड़ी थी अनाया, जिसने अपने डर से बाहर निकलने की ठानी थी। समर ने आयुष को घूरा और बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकते। आयुष ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हो सकता है मैं तुम्हें पूरी तरह ना रोक पाऊं, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हवा अचानक तेज चलने लगी। झील की सतह पर लहरें उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस टकराव का फैसला देखना चाहती हो। अनाया ने अपने आंसू पोंछे और समर से आखिरी बार कहा, अब मेरी जिंदगी मेरी है और मैं उसे किसी के डर के नीचे दबाकर नहीं जी सकती। समर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। तो ठीक है, खेल की शुरुआत अब होगी। उसकी आंखों में रहस्य और चुनौती दोनों थे। आयुष और अनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ गए, ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। झील के किनारे का माहौल अभी तक थमा नहीं था। समर की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई खतरनाक राज छुपा रहा हो। अनाया का हाथ थामे खड़ा आयुष समझ रहा था कि अब खेल सीधा नहीं है, इसके पीछे गहरी साजिशें छुपी हैं। समर ने अपनी जेब से एक काला लिफाफा निकाला। उसकी नजरें आयुष पर जमी थी, लेकिन शब्द अनाया की तरफ थे। तुम सोचती हो कि सिर्फ कह देने से आजाद हो जाओगी? ये देखो, तुम्हारा अतीत अब भी मेरे पास है। उसने लिफाफा खोला और कुछ तस्वीरें हवा में उछाल दी। तस्वीरें झील के किनारे बिखर गईं। उनमें अनाया और समर की पुरानी तस्वीरें थीं, कुछ कॉलेज की, कुछ बेहद निजी। अनाया का चेहरा लाल हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें शर्म नहीं आती समर? इंसानियत नाम की चीज तुम्हारे अंदर कभी थी भी या नहीं? समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, प्यार और इंसानियत से खेलकर ही तो मजा आता है। और हाँ, ये तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर है। मेरे पास वो सबूत भी हैं जिनसे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा करियर सब मिट जाएगा। आयुष ने समर की तरफ गुस्से से देखा। ये सब ब्लैकमेल है। और सुनो, दुनिया बदल चुकी है, अब कोई भी औरत किसी की कैद में नहीं जी सकती। समर हंस पड़ा। आदर्शों से दुनिया नहीं चलती लड़के, ताकत से चलती है, और ताकत मेरे पास है। अनाया ने धीरे धीरे अपनी सांसें संभाली। उसने तस्वीरों को उठाया, उन्हें देखा और फिर पानी में फेंक दिया। हाँ, ये मेरा अतीत है, लेकिन मैं अब इससे शर्मिंदा नहीं हूं। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और अगर मुझे इसे स्वीकार करना पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे डर के नीचे नहीं जीऊंगी समर। आयुष ने गर्व से उसकी तरफ देखा। शाबाश अनाया, यही हिम्मत चाहिए। समर की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने गुस्से में कहा, तुम सोचती हो इतना कह देने से मैं हार जाऊंगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं।
समर ने अपना फोन निकाला और स्क्रीन आयुष और अनाया की तरफ घुमाई। उसमें कई रिकॉर्डिंग्स थीं। अनाया और समर की पुरानी बातचीत की, जहां अनाया उसकी बातों में बहकर उससे प्यार का इजहार कर रही थी। देखा, इन रिकॉर्डिंग से साबित हो जाएगा कि तुम अब भी मेरी हो, और अगर मैं इन्हें सोशल मीडिया पर डाल दूं तो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुम्हारा करियर, तुम्हारी इज्जत सब मिट्टी हो जाएगी। अनाया कांप उठी, लेकिन इस बार आयुष ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर अगर जिंदगी जी जाए तो कभी कोई इंसान सच बोल ही नहीं पाएगा। समर, तुम कितनी भी चालाकी कर लो, मैं उसके साथ हूं और हम मिलकर तुम्हें हराएंगे। समर का चेहरा तमतमा गया। अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, आयुष, ये रिकॉर्डिंग सच है। हाँ, मैंने कभी समर से प्यार किया था, लेकिन ये भी सच है कि वो प्यार धोखे पर बना था। समर ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया, और जब मैंने उसका असली चेहरा देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उससे दूर भागी, लेकिन उसके डर से आज तक खुद को नहीं निकाल पाई। आयुष ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, अब डर खत्म, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। समर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, क्या डायलॉग्स है। लेकिन असलियत यह है कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा भी है जिसे देखकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा। आयुष ने उसे घूरा। क्या मतलब? मतलब ये कि अनाया, तुम्हारा अतीत सिर्फ मेरे साथ का नहीं है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा एक राज है जिसे अगर मैं खोल दूं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बिखर जाएगी। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम क्या कहना चाहते हो? आयुष बीच में आया। बस हो गया। समर, अगर तुम्हें लगता है कि डर दिखाकर तुम उसे फिर से अपने कब्जे में ले लोगे तो ये भूल है। उसने अनाया की तरफ देखा और कहा, अनाया, चाहे जो भी हो, सच का सामना हम मिलकर करेंगे। कोई भी राज अपना ताकतवर नहीं हो सकता कि हमारे बीच दीवार बना दे। अनाया की आंखों में पहली बार सुकून की चमक आई। समर ने फोन वापस जेब में रखा और ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम दोनों सोचते हो कि प्यार तुम्हें बचा लेगा, लेकिन याद रखना, मैं कभी हार मानने वालों में से नहीं हूं, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारी दुनिया उलट दूंगा। वो ये कहकर मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। समर के जाते ही झील के किनारे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अनाया जमीन पर बैठ गई, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। आयुष उसके पास बैठा और उसका हाथ थाम लिया। आयुष, तुमने देखा, तुम्हारे अतीत का साया अब भी तुम्हारे पीछे है, लेकिन अब हम इसे साथ मिलकर मिटाएंगे। अनाया ने धीरे से कहा, आयुष, अगर तुम ना होते तो शायद मैं टूट जाती। आयुष मुस्कुराया, अब टूटने का सवाल ही नहीं उठता, अब सिर्फ लड़ने का वक्त है। झील की लहरें अब शांत हो चुकी थी। चांदनी पानी पर चमक रही थी। अनाया ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार भीतर से एक हल्कापन महसूस किया। उसने तय कर लिया, अब वो भागेगी नहीं, अब वो सच का सामना करेगी। आयुष उसके बगल में खड़ा था। उसकी मौजूदगी एक ढाल जैसी थी। दोनों ने झील की तरफ देखा और महसूस किया कि आने वाला रास्ता कठिन है, लेकिन वो साथ है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रात गहरी थी। आसमान में चांद हल्की चांदी की परत बनकर चमक रहा था। हवाओं में ठंडक थी, पर उसके बावजूद माहौल में एक अजीब सी गर्माहट तैर रही थी। इस पल तक आयुष और सुहानी कई मुश्किलों से गुजर चुके थे, भरोसे के टूटने से लेकर मौत के साए तक। लेकिन अब, इस अंतिम मोड़ पर, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा सामने थी। सुहानी बैल्कनी में खड़ी थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, पर होंठों पर दृढ़ता। उसने पीछे मुड़कर देखा। आयुष कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर किसी केस फाइल को देख रहा था। चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक थी। आयुष, सुहानी ने धीरे से आवाज दी। आयुष ने सिर उठाया, उसकी तरफ देखा और पास आ गया। क्या हुआ? सुहानी ने लंबी सांस भरी। मुझे डर लग रहा है, ये सब खत्म होगा भी या नहीं। आयुष ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और हल्की मुस्कान दी। डर मत, तू मेरे साथ है, और जब तक हम साथ हैं, अंत हमेशा हमारी जीत का होगा। सुहानी की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे इन शब्दों में ही सुकून छिपा हो। लेकिन उसी पल दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। दोनों चौंक उठे। इतनी रात को? सुहानी फुसफुसाई। आयुष ने उसे पीछे हटने का इशारा किया और दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा था पुलिस इंस्पेक्टर राणा, वही इंस्पेक्टर जिसने पहले कई बार उनकी मदद की थी, लेकिन कभी-कभी उसके इरादे साफ नहीं लगते थे। राणा जी, आयुष बोला।
इंस्पेक्टर ने भीतर कदम रखा और गंभीर आवाज में कहा, आयुष, तुम्हें और सुहानी को तुरंत मेरे साथ चलना होगा। मामला अब और पेचीदा हो गया है। सुहानी घबराई। क्या हुआ? राणा की नजरें ठंडी थीं। तुम्हारे दुश्मन ने आखिरी चाल चल दी है। अगर तुम आज रात साथ नहीं चले तो कल सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। आयुष ने उसकी आंखों में देखा। और हमें कैसे यकीन हो कि ये तुम्हारी चाल नहीं है? इंस्पेक्टर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अगर मैं चाहता तो तुम्हें यहीं गिरफ्तार कर लेता, लेकिन मेरे पास सबूत है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। सुहानी और आयुष ने एक दूसरे को देखा। माहौल में सन्नाटा था। फिर दोनों ने सिर हिलाया और उसके साथ चल पड़े। इंस्पेक्टर उन्हें शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में ले गया। अंदर अंधेरा था, बस कुछ बल्ब झिलमिला रहे थे। और वहां खड़ा था वो शख्स जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची थी। वो था करण मेहता, आयुष का बचपन का दोस्त, जो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। करण? आयुष की आंखों में आग भड़क उठी। करण हंस पड़ा। आखिरकार तुम आ ही गए। आयुष, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? भरोसा करना और प्यार करना। उसकी आंखें सुहानी पर टिकी थी, क्योंकि जब इंसान प्यार में होता है तो कमजोर हो जाता है, और यही कमजोरी तुम्हें खत्म कर देगी। सुहानी अब चुप नहीं रही। वो आगे बढ़ी और बोली, कमजोरी नहीं करण, यही हमारी ताकत है। तूने सिर्फ नफरत देखी है, इसलिए तुझे लगता है प्यार कमजोर करता है, लेकिन असल में यही हमें अजेय बनाता है। करण ने हंसी उड़ाई। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन आज तुम्हारा अंत निश्चित है। वो बंदूक निकालने ही वाला था कि अचानक इंस्पेक्टर राणा आगे बढ़ा और कहा, करण मेहता, तुम गिरफ्तार हो। करण चौंक गया। क्या? राणा, तू भी मेरे खिलाफ? राणा ने हथकड़ी दिखाई। कानून देर से आता है, लेकिन आता जरूर है, और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। करण गुस्से से चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी आयुष ने झपटकर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। सुहानी का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं हटाया। आखिरकार आयुष ने करण को जमीन पर गिराकर काबू पा लिया। राणा ने तुरंत उसे हथकड़ी लगा दी। सब कुछ थम गया। गोदाम में सन्नाटा छा गया। बस सुहानी की तेज धड़कनें और आयुष की थकी हुई सांसें गूंज रही थीं। आयुष ने उसकी तरफ देखा। खत्म हो गया। अब सब खत्म हो गया। सुहानी की आंखें भर आईं। वो दौड़कर उसके गले लग गई। हाँ, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उस पल दोनों ने जाना कि उनका सफर कितना कठिन था, लेकिन अब उन्हें एक नई शुरुआत मिली है। कुछ दिन बाद सूरज ढल रहा था और समंदर के किनारे बैठा था वही जोड़ा। आयुष ने हाथ बढ़ाकर सुहानी की उंगलियों को थाम लिया। अब हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी है, आयुष ने धीरे से कहा। सुहानी मुस्कुराई। और हमारे प्यार से बड़ी ताकत कोई नहीं। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ गर्माहट थी। वो जानते थे, लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन सफर अभी लंबा है, और अब हर कदम पर वो साथ होंगे।